सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। हर मौसम अपने साथ एक सौगात लेकर आता है, लेकिन हमारे यहाँ इन सीजन्स की जो सौगातें हैं वो कुछ अलग ही हैं। जैसे कि अगर हम गर्मियों में देखें तो अवाम तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग से सताए रहते हैं और मौसम सरमा में गैस नायाब हो जाती है। इस मरतबा भी मुल्क भर में गैस के बहरान ने पाकिस्तानियों की ज़िंदगी मुश्किल कर रखी है और अवाम महंगी LPG खरीदने पर मजबूर है। शहरी कायद की अगर हम सिर्फ बात कर लें तो तकरीबन तमाम इलाके शदीद गैस बहरान का सामना कर रहे हैं, जबकि सुई सदर्न गैस कंपनी ने खबरदार किया है कि इसके कुदरती गैस के जो ज़खायर हैं उसमें बड़ी कमी वाक़ई हुई है। तर्जुमान सुई सदर्न कह रहे हैं कि गुज़श्ता 7 सालों में ज़खायर में 465 MMCFD गैस की कमी हुई है, जिसकी वजह से और कंपनी को गैस की कमी का सामना हम देख रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पेक्रा ने एतराफ़ की है कि सुई सदरन की कारकर्दगी बेहतर हुई है। लाइन लॉसेस डबल डिजिट से कम होकर सिंगल डिजिट तक पहुंच गए हैं। माली साल 2024 के दौरान बलूचिस्तान के इलाके में भी UFG यानी अनअकाउंटेड फॉर गैस, इसमें गैर मामूली कमी लाई गई है। लेकिन सवाल ये है कि सुई गैस के जो लाइन लॉसेस जिसको कहा जा रहा है कि ये सिंगल डिजिट में आ गए हैं, इसके बावजूद ये सप्लाई ज़ीरो पर क्यों पहुंच गई है और अवाम को कब तक रिलीफ मिलेगा इस सारे सिचुएशन। बेसिकली कहाँ पर हम देख रहे हैं कि लैप्सेस हैं, किन किन चीज़ों को फिक्स करने की ज़रूरत है। इस पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ एहतशामुल हक साहब हैं और साथ ही साथ हमें एनर्जी एक्सपर्ट मोहम्मद आरिफ साहब ने भी ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपका भी। आरिफ साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। ये सिंगल डिजिट में आना एक खुशाइन बात है, लेकिन इसमें हम रिलीफ वहाँ पर देख रहे हैं क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं कि सारी सिचुएशन में सप्लाई ज़ीरो पर है अभी भी। बहुत शुक्रिया आमना। ये UFG का सिंगल डिजिट पे आना डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट है, बट कास्ट के अंदर गैस की जो प्राइस है उसके अंदर ये सिर्फ UFG नहीं है और बहुत सी ऐसे फैक्टर हैं कि जो गैस को महंगा कर रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग फिनोमेना इस साल हुआ है। पहले सर्दियों में लोड शेडिंग होती थी, लेकिन आपकी हकीकत में डिमांड से कम सप्लाई थी। इस वक्त आपकी डिमांड कम हो गई है, गैस सप्लाई है। इस वजह से मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपके इवन लोकल गैस प्रोड्यूसिंग फील्ड जो है उनको बंद करना पड़ रहा है क्योंकि गैस की कंजम्पशन जो है वो कम हो गई है। और ये डिमांड की वजह कम होने की क्या रीज़न समझ रहे हैं आप? जी, बड़ी मैं सिंपल आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सिंपल वजह यह है कि गैस की प्राइस इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई है कि कंज्यूमर चीख उठे हैं। उनकी वैल्यू ही जो है ना, वो जो जिसको कहते हैं ना वैल्यू फॉर मनी ही वो अराउंड हो गई है। बात यह है कि इस वक्त गैस की जब आपके ऑलरेडी 2 टर्मिनल चल रहे थे, आप फुल ऑप्टिमम कैपेसिटी पे चला रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे RLNG, लोकल की भी गैस की सारे प्रोड्यूसिंग फील्ड सर्दियों में वो मैक्सिमम प्रोडक्शन ले जाते थे, फिर भी डिमांड पूरी नहीं होती थी। इस वक्त डिमांड कम हुई है और इस वजह से अच्छा, दूसरी तरफ एक और जो बहुत ही एक मैसी सिचुएशन आर्टिफिशियली क्रिएट की गई है। वो आर्टिफिशियली क्रिएट ये की गई है कि एक तरफ तो आपकी लोड शेडिंग हो रही है, दूसरी तरफ आपने जो लोकल गैस प्रोडक्शन है, जो सस्ती सप्लाई होती है सिस्टम के अंदर, उसको आपने प्रोडक्शन को कम किया हुआ है। अब ये अजीब सा फिनोमेना है कि जो सिर्फ जो जिसको कहते हैं ना एक इलॉजिकल डिसीजन ले सकते हैं, अदरवाइज इसकी कोई रीज़न नहीं है कि गैस की डिमांड होने के बावजूद आप गैस लोड शेडिंग कर रहे हैं और सप्लाई भी आपके पास है। आपने अखबार में या खबरों में पढ़ा होगा कि अगले साल के लिए भी 5 कार्गो डेफर करवाए गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कतर से 5 कार्गो जो है वो डेफर किए हैं कि जी हमारे पास डिमांड कम हो गई है और इसलिए हम ये कार्गो नहीं लाएंगे। सो ये अजीब सा फिनोमेना है और इसकी वजह सिर्फ वजह यह है कि गलत पॉलिसी से, गलत डिसीजन से और गैस की प्राइस है। प्राइस जो है वो इतनी ज़्यादा कर दी गई है और जो ही आपने जैसे पावर सेक्टर के अंदर कैपेसिटी चार्जेस की वजह से पावर के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसी तरीके से गैस सेक्टर के अंदर भी ये कैपेसिटी वाली बात है। ऑपरेटिंग कास्ट और मैनेजमेंट कास्ट तो वही है। जब आपकी डिमांड कम हो रही है,
प्राइस ज्यादा बढ़ने की वजह से, तो आपकी यूनिट प्राइस जो है या यूनिट कास्ट ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विस वो बढ़ती जा रही है। ठीक है। सो ये फिनोमेना ऑपरेट हो रहा है इस साल। अच्छा, मैं कराची की सिचुएशन पे भी खुसूसी तौर पर आपसे बात करूंगी, लेकिन मैं पहले एहतशाम साहब का टेक ले लूँ। एहतशाम साहब, अब इसको फिक्स कैसे करना है इस मसले को, चूँकि जिस तरह से अभी हमारी तवज्जो दिलाई है मोहम्मद आरिफ साहब ने कि जी आपकी डिमांड जो है वो कम हो रही है, प्राइसेस हाई हैं, अब कैसे इसको ठीक करेगी हुकूमत वक्त, और इस हवाले से आपको लग रहा है कोई काम हो रहा है? आमना देखें, मैं इनकी बात आरिफ साहब की सुन रहा था तो देखें आयरनी तो ये है, पोइटिक जस्टिस तो हमारे साथ ये हो रहा है कि एक तरफ भरपूर आप देख लें शॉर्टफॉल है, जिस तरीके लोड शेडिंग है इसकी, और दूसरी तरफ प्राइसेस जो है ना वो आसमान पे चली गई हैं और चलती चली जा रही हैं। अब देखें साफ लफ्ज़ों में बताऊं, दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमने फरवरी में एक नया, आपने देखें आपको एक नया टीका लगने जा रहा है 847 अरब रुपये का एडिशनल जो है ना ये बोझ बर्डन जो है ना वो हुकूमत डालने जा रही है, और ये गैस महंगी की जाएगी। और ये जो ओगरा ने रिकमेंडेशन दी है वो एवरेज बढ़ा रहे हैं 8.7% जो है ना वो पंजाब और केपी के लिए, और अल्लाह भला करे आपका बलूचिस्तान में ये बढ़ा रहे हैं 25.7%। और असल मसला ये है कि ये मैं नहीं मानता इस बात को माज़रत के साथ कि ये सिंगल डिजिट में इनके डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन लॉसेस आए हैं। अच्छा। आप मुझे बताएं, अगर ये बात हो तो ये सब कुछ जो किया जा रहा है एग्जैक्टली 98 अरब रुपये का ये खसारा अपना लॉसेस शो कर रहे हैं। यानी सुई सदर्न का है 48 अरब का, सुई नॉर्दर्न का है 50 अरब रुपये का खसारा। ये खसारा पूरा करने के लिए एक तो आप देख ले जिस तरीके से गैस है नहीं है, और दूसरी तरफ ये प्राइस बढ़ाए थे चले जा रहे हैं। और IMF के साथ जो आमना एग्रीमेंट किया है कि फरवरी में अगर आप नहीं बढ़ाएंगे तो आपको नेक्स्ट जो किस्त है उसको भी इन्होंने इसके साथ लिंक किया हुआ है। तो लिहाजा ये तो जिसको कहते हैं हमारे साथ जिस अंदाज से कुछ हो रहा है, IMF वैसे तो सब्सिडी पे बड़ा रोला डालता है, लेकिन तकरीबन 150 अरब रुपए की सब्सिडी जो फर्टिलाइज़र सेक्टर को दी जा रही है उस पर कोई ऐसी बात नहीं हो रही भी। या तो वो कंपनी और जो है ना अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन बड़ी तेज़ी के साथ हो रही है, वो भी नज़र नहीं आ रही। तो मेरा ख्याल है दो एस्पेक्ट है, एक तो हमें जो चूना लगाया जा रहा है हमना LNG के नाम पे, अभी आप देख लें 25% से ज़्यादा जो है ना वो LNG इस्तेमाल हो रही है। जिस तरह आप देख लें पावर सेक्टर में IPPs कार्टल है, इस तरह ये कार्टल हैं। ये जो है ना नए अहदाफ हासिल करने नहीं देते, नए ज़राए पैदा नहीं करने देते, गैस किस तरीके से एक्सप्लोरेशन हो उस तरफ आते नहीं है, और जो इनके लॉसेज हैं ये कम नहीं हो रहा। नतीजतन एक बेहतरीन हल ढूंढ लिया गया है, जो अदारा नुकसान कर रहा हो उसको जनाब ये कहते हैं कि जी इस पर बर्डन डाल दिया जाए। बिल्कुल जिस तरह बिजली इस्तेमाल ना की गई तो लोगों कंपनियों ने क्या किया जी, बिजली इस्तेमाल लोगों ने नहीं की, लिहाजा उस पर हमारा खसारा कम बढ़ गया है और हम बिजली फिर बढ़ाने लगे हैं। तो हम ना ये वो विशेष सर्कल है जिससे हम निकलने का नाम नहीं ले रहे। अब LNG सेक्टर अभी जो बात हो रही है कि 5 कार्गो में मैं आपको बताऊँ बड़े बड़े स्कैंडल हैं। देखें वो पहले ही जो आपने देखा था शायद खकान अब्बासी वाला, वो आज तक लोगों को नहीं पता कि किस नर्ख पे वो LNG मंगवाई गई थी। उसके बाद एक दो जो जहाज़ आए थे वो किस नर्ख पे लिए गए थे, और फिर अब ये 5 रखे गए हैं। ये खाली ये वजह नहीं है, वजह यह है कि बहुत शोर हो रहा है हर तरफ। IMF वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि जी आपके इस सेक्टर में खास तौर पे मुझे नहीं दिखाई देते, मुझे कतई तौर पे नहीं दिखाते, और मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं। मैं सिंगल डिजिट में आमना इनके लॉसेज जो है ना हो गए हैं, और ये रेवेन्यू इनका बढ़ नहीं रहा, लॉसेज इनके बढ़ रहे हैं। नतीजतन आप पे मुझ पे वोट डाल लें। इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास जो है ना वो गैस भी चोरी करती है और बिजली भी चोरी करती है। माजरत के साथ इतने बड़े नाम है गैस चोरी में, उन पर कोई हाथ नहीं डालता, वो चोरी होए चली जा रही है। जो छोटे छोटे लोग हैं बेचारे जो गैस इस्तेमाल करते हैं कंज्यूमर, उन पर बोझ भी बढ़ा जा रहा है। और फिर आप देख लें जिस अंदाज से लोड शेडिंग होती है। अब मैं आप यकीन करें सुबह जल्दी उठता हूँ हम ना 8 साढ़े 8 बजे के बाद मैं अगर उठ जाऊँ तो गैस ही नहीं होती नाश्ता करने के लिए। तो अब देखिए ये शहरों में हाल है, ये गाँव देहातों में तो बहुत ही बुरा हाल है। तो मेरा ख्याल है ये एक गलत बयानी से काम लिया जा रहा है। इन दोनों कंपनियों को जब तक ये जो आप इनकी डीरेगुलेट नहीं करेंगे, इनको प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा, मामला ठीक नहीं होगा। और हम देख रहे हैं जितने हमारे बड़े पॉलिटिकल लोग हैं उनका बड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट है इन दो बड़ी कंपनियों में, लिहाजा कभी भी इसको प्राइवेटाइज नहीं और डीरेगुलेट नहीं होने देंगे। ठीक है आरिफ साहब, आप एक इत्तेशाम साहब से मुत्तफिक हैं, और दूसरा इसमें ये भी ऐड ऑन कीजिएगा, जो हम कराची के मसले की बात कर रहे थे उस हवाले से जो स्पोक्स पर्सन है SSGC के, वो ये कह रहे हैं कि वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है उसकी बहाली का काम, उसको रिस्टोर किया जा रहा है, और वो कह रहे हैं कि अगले 3 सालों में इसको बढ़ा दिया जाएगा, 4500 किलोमीटर गैस डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन इसका नेटवर्क वसी कर दिया जाएगा। तो इससे मसला हल हो जाएगा आपको लगता है? एक तो मैं 110% एहतशाम साहब के व्यूज पे मुतफिक हूँ बिल्कुल। जो भी एक लफ्ज़ जो उन्होंने फरमाया मैं 100% उसको एंडोर्स करता हूँ और उससे एग्री करता हूँ। नंबर 2,
असल में बहुत से ऐसे इश्यूज हैं गैस सेक्टर का। इसमें मैं अगर थोड़ा सा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊं तो ये जो कहा जा रहा है कि हम एडिशनल लाइनें डालेंगे और मसला हल हो जाएगा, भाई आपकी डिमांड ही नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, आपकी जो एक्सक्लूसिव राइट थे दोनों कंपनीज के, वो तो 2010 से खत्म हुए हुए। ये फेडरल गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनानी थी कि अब जो ये एक्सटेंशन करनी है आपने डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन नेटवर्क की, तो अब उसका मैकेनिज्म कोई होना है जिसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन हो, ताकि एग्जिस्टिंग कंज्यूमर के ऊपर कम से कम बर्डन आए। अब ये जो लाइनें डालेंगे जानबूझ के अपने एसेट्स ऐड करेंगे, ये इसलिए ऐड करने का इनको इंसेंटिव है क्योंकि इनको गारंटीड रिटर्न ऑन एसेट्स मिलता है। जितनी वैल्यू के एसेट्स ये बढ़ाएंगे, दोनों कंपनीज के लिए ये है कि जितनी वैल्यू के बढ़ाएंगे उसी हिसाब से हर साल इनको रिटर्न ऑन एसेट मिलता है। और इनको ये नहीं परवाह कि अगर पाइपलाइन आ गई है और पाइपलाइन खाली जा रही है, गैस उसके अंदर नहीं है, सर्विस की आपकी डिमांड कम होती जा रही है, सर्विस आपकी है नहीं है, लोगों को आपने खुद शुरू में आमना यही फरमाया कि जी महंगी तरीन एलपीजी लोगों को मजबूरन परचेज करके यूज करनी पड़ रही है। सो ये सारा एक मैसेज सिचुएशन है। और कोई भी बंदा, आरिफ साहब इसमें एक और एलिमेंट भी है। देखिए ना, जो आमना ने आरिफ साहब सवाल किया था ना मुझसे कि इसकी बेहतरी कैसे हो सकती है, प्लीज उस पर आप भी आरिफ साहब कमेंट कीजिएगा। आमतौर पे जो एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान में आमना गैस के मसले का हल और जो टैरिफ इसका बढ़ता है, वो कहते हैं कि गैस का जो एक्चुअल कॉस्ट है उसको लिंक किया जाना चाहिए इनकी सर्विस डिलीवरी के साथ, कि भाई आप सर्विस क्या दोनों कंपनियां देती हैं और किस बुनियाद पे आपका टैरिफ बढ़ना चाहिए। ये कोई ऐसा नासूर है जिसको कोई भी हुकूमत, कोई भी अपना हेड जो है ना कॉर्पोरेशन का ठीक करने के लिए तैयार नहीं। जी 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 आरिफ साहब जी, श्याम साहब आपने बेसिकली बिटवीन द लाइन एक फरमाया था कि ये गैस कंपनी की प्राइवेटाइजेशन, इसके लिए जो डूएबल और इजी जो एक सिस्टम है वो ये होना चाहिए या मैकेनिज्म होना चाहिए कि दोनों कंपनीज का जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसके लिए ट्रांसमिशन कंपनी बना दें, और बाकी जो डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे इनके IUFG भी ज़्यादा होते हैं और जहाँ पे इनकी लीकेजेस भी है, इनकी पॉलिटिकल भी वो मैनोरिंग होती है, वहाँ पे रीजनल स्मॉल कंपनीज बना दे और ट्रांसमिशन सिस्टम जो है वो एक कंपनी के नेशनल गैस ट्रांसमिशन सिस्टम हो जो स्ट्रेटेजिक एसेट के तौर पे इसको ऑपरेट करे। फिर ये जाके शायद मसला हल होना है। अदरवाइज तो जितनी भी कास्ट ये दोनों कंपनीज की मैनेजमेंट जितनी भी कंसीव कर सकती हैं वो सारी की सारी कास्ट एग्जिस्टिंग कंज्यूमर के ऊपर आ रही है। राइट, चलें, थैंक यू सो मच एनर्जी एक्सपर्ट मोहम्मद आरिफ साहब और एहतशाम पे अपना तज्जिया पेश कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और जनाब हम अपनी अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। पख्तूनख्वा के इलाके कुरम में सूरत हाल इस वक्त काफ़ी कशीदा है, रास्ते वहाँ पर बंद हैं, अशिया खुरोनोश और अद्वियात ये इसकी किल्लत पाई जा रही वहाँ पर। हालात की इसी खराबी के बायस KP कैबिनेट ने ज़िला कुरम को आफत ज़दा करार देते हुए रिलीफ एमरजेंसी की मंजूरी भी दे दी है, जबकि सूबाई हुकूमत ने वफाक से ज़िला कुरम में FC तैनात करने की भी दरख्वास्त की है। कुरम की जो सारी सिचुएशन है इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ज़ाहिर शाह शराजी साहब मौजूद हैं, उनका तज्जिया भी लेते हैं और वहाँ पर इस वक्त क्या मामलात हैं, ग्राउंड्स इस वक्त सिचुएशन क्या है। ब्यूरो चीफ भी हैं पेशावर के ज़ाहिर शाह साहब, बहुत इस वक्त एग्जैक्टली वहाँ पर सिचुएशन क्या बनी हुई है कुरम में, चूँकि कहा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर्स के थ्रू वहाँ पर जो अद्वियात हैं, कमोडिटीज़ हैं वो प्रोवाइड वहाँ पर की जा रही हैं, कैसे हालात जो हैं उसको आप मंजरकुशी करेंगे? देखिए आमना अभी तक सूरत हाल वैसी है, हालांकि पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं। एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई है जिसमें वज़ीर दाखिला यहाँ थे, कोर कमांडर साहब थे, IGFC, IG खैबर पख्तूनख्वा और चीफ मिनिस्टर ने इस मीटिंग को चेयर किया, जिसमें फैसला किया गया था कि कुरम के हालात को नॉर्मल बनाने के लिए फौरी इक़दाम की ज़रूरत है। और इसमें बड़े बड़े जो इक़दाम हुए वो यही थे कि जो लड़ने वाले कबाइल हैं अलीज़ई और बगन, इनसे तमाम लोगों से बड़ा असला लिया जाए वापस। साथ साथ ये भी फैसला हुआ कि यहाँ पे एक स्पेशल पुलिस फोर्स बनाई जाएगी, चेक पोस्टें जो है वो बनाई जाएंगी और तमाम जो मोर्चे हैं जो कि कबाइल यहाँ पे इन्होंने बनाए हुए हैं और एक दूसरे के खिलाफ उनको इस्तेमाल करें, उनको मस्मार किया जाएगा। 2 फरवरी तक ये मामलात होंगे जिनका कंटिन्यूस मामलात को जो है वो इस पर डिस्कशन करेगा। जो आपने इशारा किया अभी तक बिल्कुल वाकई इस वक्त हेलीकॉप्टर सर्विस के ज़रिए से जो ख़वातीन, बच्चे और ज़्यादा बीमार लोग हैं उन्हें पेशावर लाया जा रहा है। जो KP गवर्नमेंट है उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर जो है वो इस सर्विस के लिए किया है। इस साइड से अद्वियात और जो दूसरी ज़रूरियात की ज़िंदगी हैं
उनको जो है वो ले जाया जाता है। लेकिन कल रात दोबारा एक वाक़या हुआ है जिसमें दोबारा फायरिंग करके कोई तकरीबन 6 या 7 अफराद जो है वो जा बहक हुए। उसके बाद दोबारा इस वक्त जो कबाइल जिनके जानी नुकसानात हुए वो काफ़ी गुस्से में प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और हुकूमत से मुतालबा भी कर रहे हैं कि ये मामला जल्द अज जल्द जो है इनको रेक्टिफाई किया जाए। बहरहाल उम्मीद की जा सकती है, हालात इस वक्त कशीदा ही हैं, इक़दाम उठाए जा रहे हैं कि जिरगा हो और जिरगा जो है दोनों कबाइल के दरमियान इस मामले को पैचअप करे। लेकिन अच्छा, ये जो हो रही थी, हम ग्रैंड जिरगा की पहले भी बात सुन रहे थे कि इस हवाले से निगोसिएशन चल रही थी उनकी, उस हवाले से वो वाला अमल जो था, वो प्रोसेस जो था डिस्कशन वाला, निगोसिएशन वाला, वो कहाँ तक पहुँचा? उससे कोई डेवलपमेंट कुछ निकली? देखिए, एपेक्स कमेटी की मीटिंग के बाद क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों ने इस मामले को बड़ा सीरियसली लिया है, क्योंकि कुरम के मामलात की वजह से काफ़ी ज़्यादा मसाइल पैदा हो रहे हैं, तो एक डिसीजन किया गया इन प्रिंसिपल के दोनों जो अतराफ से कबायली मशरान हैं उनको इस बात पे कन्विंस किया जाए कि एक तो जो बड़े हथियार हैं लोगों से वो लिए जाएँ, डिसआर्म किया जाए उन लोगों को जो कि लड़ रहे हैं, साथ साथ चेक पोस्टें बनाई जाएँ और कंपनसेशन का अमल जो है शुरू कर दिया गया है, क्योंकि हुकूमत ने ऐलान किया है कि एक तो कुरम आफतज़दा ज़िला होगा और उसके अंदर जितने लोग इफेक्ट हुए हैं, उनकी अमलाक को नुकसान पहुंचा है, उनकी जानी नुकसानात हुए हैं, उनकी कंपनसेशन की जाएगी। बहरहाल जिरगा साथ साथ कर रहा है, हुकूमतें दोनों अब मेरे ख्याल में ऑन बोर्ड है, बड़ी अच्छी बात है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ऑन बोर्ड है, वो कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले को जो है वो लॉन्ग टर्म इसका सोल्यूशन निकाला जाए, क्योंकि ये पहले भी ये चीज़ें होती रही। एक चीज़ ये भी है ना कि वो जो इकदाम जहाँ पे लिए जा रहे हैं वहाँ पे गवर्नमेंट ने ये भी डिसाइड किया कि जी जो सोशल मीडिया साइट्स हैं जो इंसाइट कर रही हैं वाक़यात को, उनको भी अब देखा जाएगा, वो पकड़ में आएंगे। आप समझते हैं कि ये काफ़ी हद तक सिचुएशन को बेहतर करेगा? देखिए, मेरे ख्याल में अब मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी है हुकूमत की। एक तो लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है और उसके अंदर अब ये देखा जाए कल रात वाला जो वाक़या हुआ है, जो कोई भी उसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं करा, तो इसमें कोई ऐसे अनासर मौजूद हैं जो जानबूझकर कुरम के मामलात को ख़राब कर लें। इसमें कुछ ऐसे मुनाफरत फैलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स भी हैं जो कि मजहबी मुनाफरत फैला रहे हैं और इस मामले को जो है वो मसलकी और मजहबी रंग देने की कोशिश करें। तो हुकूमत ने एक स्पेशल PTA का सेल कायम किया है जो कि FIA इसको देखेगा और ओवरऑल जितने भी ऐसे अकाउंट्स होंगे जो कि मुनाफरत फैलाएंगे, जो कि मुख्तलिफ कबाइलों के दरमियान और मसालिक के दरमियान जो है वो आहमांगी ख़राब करेंगे, सेक्टेरियन वायलेंस को प्रमोट करें। एक मैं आपसे चाहूँगी कि मुख्तसरन इसको भी एड्रेस कीजिएगा। ये जो अभी हम देख रहे हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो स्टेप्स ले रही है इस इशू को टैकल करने के लिए, वो सफिशेंट हैं आपके इस पर तज्जिया? और साथ ही साथ ये भी बताइएगा आपको लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इसका क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, मेरे ख्याल में प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो लॉ एंड ऑर्डर तमाम इलाकों के अंदर उसको मेंटेन करे। उसके लिए हुकूमत ने अब फेडरल गवर्नमेंट भी ऑन बोर्ड है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी ऑन बोर्ड है। लॉन्ग टर्म ये होना चाहिए कि मेरे ख्याल में जो डिस्प्यूट हैं मुख्तलिफ कबाइल के दरमियान, जो लैंड डिस्प्यूट्स हैं, उनको रिजॉल्व किया जाना चाहिए। इसके अलावा इस इलाके के अंदर जो खास तौर पर हम कह सकते हैं कि जो बड़ा असला है, जैसे कि फैसला भी हुकूमत किया, वो लोगों से कलेक्ट किया जाए। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बड़ी ज़रूरी है। और दूसरा जो ये बेल्ट है, आप हंगू से लेकर कुरम तक और कुरम से लेकर तिरीमंगल, हम बार बार एक बात करते हैं कि जी पाड़ा चिनार तक रोड खोला जाए, बल्कि नहीं, उससे आगे भी पाक अफगान बॉर्डर तिरीमंगल का जो इलाका है उसको भी जो है वो पीसफुल बनाया जाए, क्योंकि जब तक ये इलाका पीसफुल नहीं रहेगा मेरे ख्याल में मामलात ख़राब होते रहेंगे। और यहाँ जो दुश्मन अनासर हैं, जो हॉस्टाइल एजेंसीज हैं, वो इस मामले को मजीद ख़राब करके या लॉ एंड ऑर्डर का मामला जो है वो उसको बढ़ा चढ़ा पेश करते हैं। हुकूमत की बदनामी भी हो रही है और लोगों के अंदर नफरत पैदा हो रही है। तो मेरे ख्याल में ये तमाम इक़दाम फेडरल और प्रोविंशियल दोनों हुकूमतों के काफ़ी इफेक्टिवली इस चीज़ को काउंटर करेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जहाँ जो दोनों कबाइल हैं उनके अंदर एतमाद की फ़ज़ा बहाल करनी होगी, अमानी फ़रोग़, क्योंकि दोनों मसालिक के उलमा जो हैं वो इस बात पे बिल्कुल मुत्तफ़िक हैं कि कोई तीसरी कुव्वत है जो कि इनके दरमियान ये मामलात ख़राब कर रही है, जिसे रोकना होगा और जिसके खिलाफ इक़दाम बड़े वहाँ पे जो मामलात हैं वो बेहतरी की जानिब जाएँ और वहाँ पर एक जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो जल्दी से जल्द वहाँ पे कायम हो। बहुत शुक्रिया शाह साहब इस पर अपना करने के लिए और वहाँ के जो हक़ाइक़ हैं उनसे हमें आगाह करने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दीगर अहम स्टोरी सुन पर बात करेंगे। बैक बात कर रहे थे पाकिस्तान टेलीकॉम सेक्टर की। 2024 की एक सालाना रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल मजमूई तौर पर 956 बिलियन रुपए की रिकॉर्ड आमदनी हुई है।
माली साल 2022-23 की अगर बात की जाए, इसके मुकाबले में 23-24 के दौरान इक्तसादी चैलेंजेस के बावजूद टेलीकॉम शोबे की आमदनी में 17% से ज़ायद इजाफा हुआ है, जो कि खुशाइंद है। रिपोर्ट में बताया गया कि मोबाइल फ़ोन सर्विसेज 91% आबादी तक पहुंच चुकी है। 4G सर्विसेज 81% आबादी को दस्तयाब हैं। टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स की कुल तादाद सितंबर 2024 तक 19 करोड़ 60 लाख तक पहुंच गई है। साल 2023-24 के दौरान 2 करोड़ 96 लाख मोबाइल डिवाइसेस मकामी सतह पर तैयार की गई हैं, लेकिन रिपोर्ट में ये इंकिशाफ भी किया गया है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI की कौमी ख़जाने में शराकत और सरमायाकारी में कमी आई है। 23-24 के अगर हम बात करें, इन साल में FDI $46 मिलियन रही, जो 2022-23 में $58 मिलियन थी। इस रिपोर्ट को देखते हुए ये सवाल भी पैदा होता है कि जब टेलीकॉम सेक्टर के रेवेन्यू में हम बेहतरी देख रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट और ख़ास तौर पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट FDI में अब नहीं आ रही, और इसका किस हद तक इम्पैक्ट होता है, इस पर बात करने के लिए हमें IT एक्सपर्ट डॉक्टर सुहेल मुनीर साहब ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया न्यूज़ पंच को वक्त देने के लिए सर। ये एक तो ये इसका जो पहला इस रिपोर्ट का हिस्सा वो काफ़ी खुशाइन था, हौसला अफजा था, लेकिन साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि FDI में जो डिक्लाइन है और ये कंटिन्यूसली डिक्लाइन दे रहे हैं पिछले कुछ सालों से हम, इसकी रीज़न आप क्या समझते हैं और इसका इम्पैक्ट किस हद तक है इस सेक्टर की ग्रोथ में? देखिए जी, बहुत अच्छा सवाल है। पाकिस्तान में हमारा जो एक एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है, जिसे टेलीकॉम इंडस्ट्री की इस्तिलाह में ARPU कहा जाता है, ARPU, वो दुनिया में सबसे कम, बहुत कम, जिन मुल्कों के सबसे कम रेवेन्यू पर यूज़र है वो पाकिस्तान में से एक आता है। सर्टेनली एक इन्वेस्टर जब इस मार्केट में आता है और वो इन्वेस्ट कर रहा है, तो रेवेन्यू इज़ अ वेरी क्रिटिकल फैक्टर। पाकिस्तान के केस में क्योंकि इंडस्ट्री में कंपटीशन ऐसा था, पेइंग मार्क पोटेंशियल कम था, तो वो ARPU बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में हो नहीं रही है। हम सब आप इसकी कंज्यूमर हैं, मैं इसका कंज्यूमर हूँ, और हम रियलाइज़ करते हैं कि टेली कम्युनिकेशन की सर्विस अच्छी यानी कि बुरी है अगर हम कंपेयर करते हैं बाकी दुनिया से, तो कंपेटिटिव नहीं है। क्वालिटी, कॉल की क्वालिटी, नेटवर्क कनेक्टिविटी, ये मसाइल इस वक्त हैं और एक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है इंडस्ट्री की टेलीकॉम सेक्टर में। सर्टेनली इसमें कुछ इश्यूज़ ये भी हैं कि मिसाल के तौर पे टेलीकॉम इंडस्ट्री, आपको पता है कि मोबाइल टावर्स होंगे तो कनेक्टिविटी होगी, वो मोबाइल टावर्स बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो मोबाइल टावर्स बिजली से चलते हैं, फ्यूल से चलते हैं। जब बिजली की, फ्यूल की कॉस्ट बढ़ रही है, तो उसकी वजह से सर्टेनली इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो रही है, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम होती जा रही है। तो ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट कम है। सर्टेनली गवर्नमेंट को इसमें बहुत सारे एक्शंस लेने भी चाहिए और ले भी रही है। एक पोर्शन ये है कि जो इसकी फीसेस हैं लाइसेंसिंग की, उसको रिकन्सिडर किया जा रहा है और किया जाना भी चाहिए। इम्पैक्ट इसका हमारी सोसाइटी के ऊपर देखें बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। कि कोई अगर ये कहता है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी सिर्फ इंटरनेट इस्तेमाल किया जाए सिर्फ बिजनेस यूज़ के लिए, तो दैट इज़ नॉट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स एनीमोर। आप और मैं चाहें ना चाहें, हम एक डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं, डिजिटल वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, एक डिजिटल सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं। मैं इंटरनेट इस्तेमाल सिर्फ कारोबार के लिए नहीं कर रहा, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए भी कर रहा हूँ। वेरी राइट। मैं और हमारी ज़िंदगी इवॉल्व भी हो रही है। पेमेंट यानी कि मैं उम्र के इस हिस्से में हूँ कि जहाँ मैं 2-2 घंटे लाइनों में खड़ा होता था बिल जमा कराने के लिए, राइट। आज मैंने और आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम बिल जो है वो कहीं जाके फिजिकली लाइन में जमा कराएंगे। हम क्या करते हैं, मोबाइल फ़ोन उठाते हैं, डिजिटली ट्रांसफर कर देते हैं अपने बैंक से, राइट। तो डिजिटल एरा इज़ ऑन अस, वी आर लिविंग इन दैट डिजिटल एरा, और उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना और हमें कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना। ये हमारी इकॉनमी के लिए भी बहुत क्रिटिकल है। देखिए, पाकिस्तान के केस में हमें जिस तरह टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, हम इंफॉर्मेशन एज में और डिजिटल एज में डेफिनेटली बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे पास एक यूथ पॉपुलेशन मौजूद है जो पढ़ी लिखी भी है, जिसमें एक सिग्निफिकेंट पढ़ा लिखा एलिमेंट है जो कि नॉलेज बेस इकॉनमी, नॉलेज एक्सपोर्ट्स दुनिया को कर सकती है।
और उसको इनेबल करने के अलावा हमारे पास यानी हमारा फ्यूचर इसके ऊपर डिपेंडेंट है कि हम उसे इनेबल करें, और उसके लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल कनेक्टिविटी इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। तो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक मिसाल देता हूँ। दुनिया में देखा गया है कि जब एग्रीकल्चर को डिजिटाइज किया गया, एग्रीकल्चर सेक्टर को, तो तकरीबन 20 से 40% उसकी जो यील्ड है, उसकी प्रोडक्टिविटी में इंप्रूवमेंट आई। अब अगर मैंने पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर को इनेबल करना है, किसान के पास क्रॉप की मालूमात हो, वेदर की मालूमात हो, जिसकी बेसिस पे उसे ये पता है कि उसने कब बीज बोना है, कब उसने कटाई करनी है, और उसको एक फार्म टू मार्केट प्लेस का एक्सेस हो, एग्रीकल्चर मार्केट प्लेसेस का, इसके लिए उस तक डिजिटल टेक्नोलॉजी होना बहुत ज़रूरी है। ना सिर्फ ये कि उसके पास मोबाइल कनेक्टिविटी हो, बल्कि उसको यूज़ करना, उसको अवेल करना भी आता हो। तो मैंने एक सेक्टर की बात की। अगर मेरे किसान इनेबल होता है कि मैं उस तक दूर दराज इलाके तक जहां वो काश्त कर रहा है वहां तक उसको कनेक्टिविटी भी दे रहा हूं, प्लस वो इस्तेमाल भी कर सकता हूं, तो दैट इज गोइंग टू सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट माय इकोनॉमी। एग्जैक्टली, आपकी इकोनॉमी में सोसाइटी के हर सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर तो एक सेक्टर है, तो हर सेक्टर को डिजिटाइज करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट भी चाहिए, और उसका एक बड़ा सिग्निफिकेंट एलिमेंट है कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना। आई टोटली अग्री विद यू। अच्छा, कुछ तो आपने बताया कि इसके लिए सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट, फिर मोबाइल टावर्स और ये जो बिजली की कॉस्ट है, ये चीज़ें हम कर लें। इसके अलावा कंक्रीट स्टेप्स हम और क्या ले सकते हैं जिसपे इस सेक्टर की ग्रोथ में हम बेहतरी देखें, मजीद फ्लरिश हो? इस वक्त सर्टेनली इन्वेस्टमेंट करना और इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जहाँ पे बहुत स्टेप्स लिए जाते रहे हैं, एक इस वक्त जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है उसकी आमदनी का एक छोटा सा हिस्सा कंट्रीब्यूट होता है जिसे हम यूनिवर्सल सर्विस फंड कहते हैं, जिसके तहत रिमोट एरियाज के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया जाता है। टेलीकॉम इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी कॉस्ट है राइट ऑफ वे, कि जब वो एक टावर लगाते हैं तो उस टावर को फाइबर के ज़रिए कनेक्ट किया जाए। अच्छा, दैट इज़ अ सिग्निफिकेंट कॉस्ट। तो एक एरिया जिसमें गवर्नमेंट सपोर्ट कर सकती है बाय इंश्योरिंग कि उनको राइट ऑफ वेज में मुश्किलात ना, और उनकी जो राइट ऑफ वे की कॉस्ट है वो मिनिमम की जा सकती है और की जानी भी चाहिए। तो इस वक्त वो पॉलिसीज़ इम्पॉर्टेंट हैं कि जो कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है टेलीकॉम सेक्टर में, और वो कंपनी जो पोटेंशली आ सकती हैं उन्हें इनकरेज किया जाए। तो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। जैसे आपने रिपोर्ट के शुरू में कहा कि देयर इज़ अ नेगेटिव परसेप्शन, वो इन्वेस्टमेंट इस वक्त आ नहीं रही है। हम इस वक्त 4G के जो करंट टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है दैट इज़ 4G, और दुनिया में सर्टेनली मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कंट्रीज आर नाउ यूजिंग 5G टेक्नोलॉजी, जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ है, स्पीड भी, इंटरनेट स्पीड भी बहुत ज़्यादा तेज़ है, उसकी डिले भी उसमें बहुत कम है। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक लाइसेंसिंग पॉलिसी के ऊपर काम कर रही है ताकि वो अगले साल लाइसेंसेस इशू कर सके और इनकरेज कर सके। बट उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसकी कॉस्ट इतनी कम हो कि इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हों आके इन्वेस्ट करने के लिए। उसमें एक और एलिमेंट ये है कि आपके जो टावर्स हैं मोबाइल फ़ोन के, आज जितने लगे हुए हैं उससे शायद 5 गुना ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है। अब आप खुद अंदाज़ा कर लें कि पूरे मुल्क में जो टावर्स लगे हैं उससे 5 गुना ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए कितनी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी करने के लिए, और ये बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट हैज़ टू इनेबल दिस। देखिए, आप जिस एरा में रह रहे हैं आज, विदाउट प्रॉपर कनेक्टिविटी, विदाउट डिजिटल एक्सेस, आपके मुल्क के लिए, आपकी यूथ के लिए तरक्की करना बहुत मुश्किल होगा, और आप फर्दर मौके ज़ाया करेंगे। चलें, थैंक यू सो मच डॉक्टर सुहेल मुनीर साहब इस पर बात करने के लिए। इंपॉर्टेंट उन्होंने गुफ्तगू की, और जो उन्होंने स्टेप्स बताया, आई थिंक अगर हम उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए यहाँ पर, तो पाकिस्तान बहुत जल्द 5G की जाने भी चला जाए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इंटरनेशनली क्या हो रहा है उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनली इस वक्त क्या मामला चल रहे हैं, ख़ास तौर पे गज़ा इसराइल वाले मामले पर हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पर इसराइल ने पहली बार
हमास के सरबराह इस्माइल हनिया को तेहरान में शहीद करने का एतराफ़ कर लिया है। फाइनली उनकी जानिब से ये एडमिट किया गया है। इजरायली वज़ीर दिफा ने कहा कि हमने हमास को शिकस्त दी, हिज़्बुल्लाह को डिफीट किया, ईरान के दिफाई और पैदावारी निज़ाम को नुकसान पहुँचाया, शाम में बशारुल असद की हुकूमत को गिरा दिया, हौसियों के स्ट्रेटजिक इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाएंगे। हौसियों को वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ कि हौसी रहनुमाओं के साथ भी वही करेंगे जो हमने इस्माइल हनिया, याह्या सवार और हसन नसरुल्लाह के साथ किया। ये इजरायली डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास के सरबराह इस्माइल हनिया को हम बताएं कि 31 जुलाई को तेहरान में ईरानी सदर की हल्फ बर्दारी की तकरीब के दौरान के बाद शहीद कर दिया गया था। इसराइल के एतराफ़ी बयान को अगर एतराफ़ जुर्म कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन सारे मामलात में हम ये देख रहे हैं, हमारा सवाल ये है कि यहाँ पर एक और मामला भी बनता है जहाँ पर इजराइलियों की जो हम देख रहे हैं जराइम की जो फहरिस्त है वो ऑलरेडी बहुत लंबी है और ऐसे से घिनौने जुर्म है कि जिससे इंसानियत शर्मा जाए। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग, ये वाला एक जुर्म, ये भी इनकी फहरिस्त में अब ऐड हो गया है, क्योंकि एडमिट किया गया है इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर की जानिब से। मंडे के रोज़ हमने देखा कि उन्होंने ये वीडियो बयान में जो उनकी जानिब से जारी किया गया उसमें बताया गया उनकी जानिब से कि उन्होंने ही इस्माइल हनिया को शहीद किया है, ये उनकी जानिब से कहा गया। अब जहाँ पर हम देख रहे हैं कि आलमी कवानीन जिसकी पासदारी के लिए हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो उसके बने हुए हैं अलंबरदार, वो खामोश बैठेंगे या इस पर कोई एक्शन लिया जाएगा। और एक ऐसे सिचुएशन में जिस वक्त पीस डील की बात की जा रही है, जिसका स्टेक होल्डर, जिसका एक फ़रीक हमास भी है, उसका रिएक्शन क्या होगा और ईरान क्या रिटेलिएट करेगा इसी तरीके से जिस तरीके से उनके मुल्क में एक स्टेट गेस्ट को घुस के मारा गया। तो क्या अब ईरान की जानिब से, वैसे तो इसकी फ़ौरन बाद जवाब दिया गया था रिटेलिएशन के तौर पे, जो हमने देखे थे कि मिसाइल्स उनकी जानिब से दागे गए थे इसराइल में, लेकिन क्या अब ईरान इसका भरपूर जवाब फिर देगा और मज़ीद ये हम देखेंगे कि इसमें जो कितनी ये जो आग है किस जानिब मज़ीद बढ़ेगी, चूँकि इस वक्त इसराइल की जानिब से लेबनान को भी निशाना बनाया जा रहा है। इस वक्त जो शाम में जो सारी सिचुएशन है उससे भी हम सब वाकिफ़ हैं और इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि गज़ा में सूरत हाल अबतर है, अब भी वहाँ पर शहादतें हो रही हैं और उस पर हम ये बयान भी देख रहे हैं। तो डेफ़िनेटली इससे आग मज़ीद भड़केगी। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे हम कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।